चलिए डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक जिसका नाम है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, इसका हिंदी नाम है असामान्य मोलर द्रव्यमान। मॉलिक्यूलर मास या मोलर द्रव्यमान, असामान्य मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान। अभी ये टॉपिक ऐसे गड़बड़ क्यों नाम दिया है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास? तो सुनिए ध्यान से। मान लीजिए यहाँ पे पानी रखा हुआ है, आवाज आ रहा है क्लियर? यस सर। H2O रखा गया है और इस H2O में आप शुगर डाल रहे हैं। शुगर सेम एक दूसरा कंटेनर है, उसमें भी उतना ही सॉल्वेंट लिया हुआ है, लेकिन इस केस में आप NaCl डाल रहे हैं। तो आप इन दोनों में डिफरेंस बता सकते क्या होगा? देखिए, शुगर जो है वो टूटने वाला नहीं है, वो केवल घुलेगा, जबकि NaCl जो है वो पहले टूटेगा, Na+ और Cl-। तो हम लोग डाल रहे हैं NaCl, लेकिन वो बन क्या जा रहा है, Na+ Cl-। इसमें शुगर के केस में कोई डिफरेंस नहीं है। C12H22O11, कोई बोलेगा बिगर मॉलिक्यूल है, उससे कोई मतलब नहीं है। शुगर का जो मॉलिक्यूल है वो ना टूटेगा ना जुड़ेगा जब H2O में जाएगा तो। जबकि अगर हम NaCl देखेंगे तो NaCl टूट जाएगा Na+ और Cl- में। तो Na जो है वन मॉलिक्यूल है। अगर हम देखेंगे इसको NaCl तो ऐसा होगा Na++ Cl-। अगर मोल बैलेंस किया जाए तो इसका कोफिशिएंट 1 है, यानी 1 मोल NaCl जब टूटेगा तो 1 मोल Na+ आयन और 1 मोल Cl- आयन देगा, हाँ या नहीं? तो इनिशियल केस में तो आप तो 1 मोल ले रहे हैं इधर, अब बन रहा है 2 मोल। अब ये पहला गड़बड़ हो गया, मोल चेंज हो गया। दूसरा केस मतलब इंक्रीज हो गया। इसी केस में अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए बेंजीन ले लिया सॉल्वेंट C6H6 और यहाँ पे CH3COOH डाल रहे हैं, एक दूसरा केस यहाँ पे भी आपने बेंजीनी लिया सॉल्वेंट C6H6 और यहाँ पे मान लीजिए आप ग्लूकोज डाल रहे हैं, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के केस में क्या होगा, ग्लूकोज जाके C6H6 में सिंपल डिजल्व हो जाएगा, जबकि CH3COOH का हाल अलग होता है। ये क्या होता है कि 2 मोल CH3COOH बेंजीन जब सॉल्वेंट होता है तो ये डाइमर बन जाता है। हम लोग पहले से ही पढ़ के आए थे, एक बार फॉर्मेलिटी में पढ़ाया था, ये डाइमर बन जा रहा है। अब देखिए इधर आप कितना मोल, 2 मोल यूज कर रहे हैं, लेकिन बन कितना रहा है, 1 मोल। तो इधर मोल कम हो गया, नंबर कम हो जा रहा है, और ये पहले वाले केस में नंबर बढ़ रहा है। ये बताइए जब नंबर बढ़ रहा है, घट रहा है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगा या नहीं? होगा, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो नंबर पे डिपेंड करता है या नहीं? जी सर। तो जब आप तब देखिए इस केस में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि नंबर नहीं चेंज हो रहा है, जबकि NaCl के केस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप सोच रहे हैं 1 मोल, ये बन रहा है 2 मोल। वैसे ही इधर CH3COOH आप समझ रहे हैं 2 मोल, बन रहा है 1 मोल। तो अगर मॉलिक्यूल टूटे या मॉलिक्यूल जुड़े, यानी इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंजेज। और हमको पता है कि यार जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगा, इसलिए इसका नाम दिया हुआ है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। यानी आप जैसे सोच रहे हैं वैसे नहीं है, ये एबनॉर्मल है। आप सोच रहे हैं 1 मोल NaCl, बन रहा है 2 मोल Na+ Cl-। आप सोच रहे हैं इधर 2 मोल, बन रहा है 1 मोल।
तो जो आप सोच रहे हैं उससे अलग हटके है, यानी चेंजेस दिखा रहा है, इसलिए इस टॉपिक का स्पेशल नाम दे दिया गया है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो इस केस में क्या होगा, अगर मॉलिक्यूल टूटेगा या मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज होंगे, और हमको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर पे डिपेंड करती है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी, जिसे कहा जाता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। इसमें कुछ डाउट है? अभी मैं डेफिनेशन लिख रहा, सुनिए ध्यान से। इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, in case of association or dissociation of solute molecule in a solution, number of molecule or ion changes. So colligative property also changes, which is called as abnormal molecular mass. Colligative property also changes, which is called as abnormal molecular mass। तो इसे abnormal molecular mass कहा जाता है। And in this case colligative property can be calculated with the help of Van't Hoff factor I। अब हम देखेंगे Van't Hoff फैक्टर क्या है। मैं इसको हिंदी में लिख दूं थोड़ा। जब सोल्यूट मॉलिक्यूल किसी सॉल्यूशन में टूटता है या जुड़ता है तो सोल्यूट के मोल की संख्या बदल जाती है, जिसके कारण कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बदल जाती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बदल जाती है, जिससे असामान्य मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। मोलर द्रव्यमान कहा जाता है, और इस केस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैंट हॉफ फैक्टर की सहायता से निकाली जाती है। अब रहा टेंशन है वैंट हॉफ फैक्टर क्या है। तो सुनिए,
वेंटॉप फैक्टर जो होता है, हाँ, हाँ, अनुष्का को थोड़ा ऐड कर लीजिएगा। कितने बजे आई है? वेंटॉप फैक्टर जो होता है वो आई होता है, वेंटॉप फैक्टर आई। और ये आई कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मेन देखना है। बोलो ना किधर है वेंटॉप फैक्टर आई, बोलो उसको ज्वाइन करने के लिए। वेंटॉप फैक्टर आई ये हम देखेंगे अभी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी is directly proportional to number of mole and inversely proportional to molar mass। क्योंकि मोलर मास ज्यादा होगा तो मोल कम होगा, मोल कम होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम होगा, ऐसा है। आपको ध्यान है ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि मोल अगर बढ़ेगा तो हमको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा, और जब मोलर मास बढ़ता है तो मोल कम हो जाता है। अब हम आते हैं आई पे। वेंट ऐड कर लीजिए ना उसको। किधर दिख रही क्या स्क्रीन पे? नो सर। तो वेंट ऑफ फैक्टर, तो जो वेंट ऑफ फैक्टर आई है उसका फॉर्मूला होता है, ब्रैकेट में लिखता हूं, आई इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व। ध्यान से समझना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व, VE होगा ऑब्जर्व, मतलब प्रैक्टिकल। ये ऑब्जर्व बोलिए और प्रैक्टिकल बोलिए, प्रैक्टिकल। और ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आज हमने क्लास जो है 5:09 पे चालू किया था। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल। अब देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व, अगर हमको ऑब्जर्व एक्चुअली है क्या ये देखिए। ऑब्जर्व क्या है, हम लोग जब एक्सपेरिमेंट अगर हम लोग को किसी ने दे दिया NaCl, तो NaCl डालेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो हम क्या करेंगे, पाई इक्वल टू CRT। लेकिन आप तो C तो ये इसका NaCl का ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल क्या है Na प्लस और Cl माइनस का C लेना है, तो आप नहीं ले रहे हैं। तब अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस के डेटा के ऊपर रिजल्ट आएगा, तो हो गया प्रैक्टिकल। और आपने NaCl लेकर यूज बना दिया, वो क्या हो जाएगा, थियोरेटिकल। या इस केस में आप सोच रहे CH3COOH हम डाले हुए हैं, तो आप CH3COOH के डेटा से चलेंगे, यहाँ पे 2 मोल के डेटा से, तो हो गया आपका थियोरेटिकल। लेकिन एक्चुअल डेटा जो मिलेगा 1 मोल से मिलेगा, तो ये हो गया प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल वैल्यू और थियोरेटिकल वैल्यू दोनों में बहुत डिफरेंस आएगा। तो जो आई होता है वेंट ऑफ फैक्टर, वो होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व और प्रैक्टिकल अपॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल। अब देखिए इसी को अगर और आगे लिखा जाए तो हमको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल ऑब्जर्व अपॉन नंबर ऑफ मोल थियोरेटिकल, जो हम थियरी से देख के आ रहे हैं, रेटिकल। अब अगर मास के टर्म में लिखा जाएगा मोलर मास, तो हमको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास है, तब क्या हो जाएगा, इसमें चेंज होगा, मोलर मास थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल अपॉन मोलर मास
प्रैक्टिकल। ऐसा क्यों हो रहा है, समझ रहे क्या? क्योंकि हमको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या होगा, मोलर मास प्रैक्टिकल 1 अपॉन मोलर मास प्रैक्टिकल 1 अपॉन मोलर मास थ्योरेटिकल, तो मोलर मास थ्योरेटिकल ऊपर चला जाएगा ना, समझ रहे क्या? अगर क्यों चला जाएगा ऊपर? अरे यहाँ पे वन वन अपॉन है ना, 1 अपॉन है। देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल है, तो अगर हमको आई निकालना है तो फॉर्मूला होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व अपॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल। अगर आप मोल के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सेम। एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल है। कोई बता सकता है क्या कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल क्यों है? इसको भी थोड़ा बताता हूं, रुकिए, इसको केवल देख लीजिए। तो मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, मोल ऑब्जर्व मोल थ्योरेटिकल। लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना मोलर मास के, तो ये उल्टा हो जाएगा, मोलर मास थ्योरेटिकल अपन मोलर मास प्रैक्टिकल, क्योंकि 1 अपॉन आ रहा है। समझ रहे क्या? यस सर। अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा कि ये नंबर ऑफ मोल के कैसे प्रोपोर्शनल है। आप बताइए, कोई भी एक बताओ। अभी हमको पता है, ये रफ पे बताना, जैसे डेल्टा टी एफ, डेल्टा डेल्टा की एफ क्या होता है, के एफ इंटू स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या होता है, बोलिए, ये क्या होता है? हाँ मोलैलिटी। हाँ, तो क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, करेक्ट ना? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो जो डेल्टा टीएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल आ गया ना। डेल्टा टीएफ जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। वैसे ही अगर आप डेल्टा टीबी लिखेंगे तो होता है केबी इंटू स्मॉल एम, इसमें भी मोल आ गया। पाई इक्वल टू सी आर टी, सी जो है मोलारिटी है, उसमें भी मोल आ गया। अगर आप डेल्टा ए करेंगे पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए, तो क्या होता है एक्स बी, तो इसमें भी तो मोल आ गया ना। तो इसलिए लिख रहे हैं हम कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल है, और हमको पता है जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका मोल कम होगा। जैसे अगर आपको 120 ग्राम शुगर भी दिया है, 120 ग्राम NaOH भी दिया है, तो NaOH का आपका 3 मोल देगा, जबकि शुगर का एक भी मोल नहीं होगा, नहीं, क्योंकि शुगर का तो मोलर मास 342 ग्राम होता है, हाँ या नहीं? तो ये हमको पता चला कि वेंट ऑफ फैक्टर जो आई है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल है। इसको और लिखता हूं, देखिए ये सब रफ का कहानी था। तो जो आई है वेंट ऑफ फैक्टर, हम ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व अपॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल। अभी हमको ऑब्जर्व निकालना है, तो अगर हम इसको बाई क्रॉस कर दें तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है अगर वो ऑब्जर्व पूछेगा तो क्या होगा, आई इंटू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल, है या नहीं? यस सर। अब जो भी आपने इस फॉर्मूले से देखा, जो भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चारों है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ओस्मोटिक प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये सारे कैलकुलेटेड वैल्यू थ्योरेटिकल है। और अगर उसमें आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व पता चल जाएगा, यानी प्रैक्टिकल वैल्यू आप निकाल सकते हैं अगर आई पता कर ले। ये बताऊंगा आई कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब अगर हमको मान लीजिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे वही हो गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अगर ऑब्जर्व निकालना है तो क्या करेंगे, आई इंटू RLVP थ्योरेटिकल, है या नहीं? और RLVP थ्योरेटिकल कैसे निकालते हैं, XB, XB अगर हमको पता कर लिया जाए तो वही तो होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल, उसमें आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको RLVP जो है ऑब्जर्व मिल जाएगा, पहला केस। वैसे ही अगर हम दूसरा केस देखें, ये फिर से समझाऊंगा अगर टेंशन पड़ेगा तो, डेल्टा TF, तो अगर हम डेल्टा TF बात करें ऑब्जर्व का तो ये क्या होगा, डेल्टा TF थ्योरेटिकल, और हमको पता है थ्योरेटिकल कैसे निकालते हैं, सॉरी आई मल्टीप्लाई होगा आई,
तो डेल्टा TF कैसे निकालते, KF इंटू स्मॉल m, तो ये हमको आता है निकालना, I से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा TF ऑब्जर्व मिल जाएगा। थर्ड केस, अगर आप निकालना चाहते हैं डेल्टा TB प्रैक्टिकल या ऑब्जर्व, तो क्या होगा, I इंटू डेल्टा TB थियरेटिकल, और थियरेटिकल के लिए आपको फॉर्मूला तो पता है, KB इंटू स्मॉल m, तो यहाँ से ऑब्जर्व निकल जाएगा। फोर्थ केस, अगर आप पाई ऑब्जर्व निकालना चाहते हैं, पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये क्या होगा, पाई थियरेटिकल, और पाई थियरेटिकल कैसे निकालते हैं आपको पता है, पाई इक्वल टू CRT से। समझे क्या? अगर ऑब्जर्व प्रैक्टिकल वैल्यू निकालना है तो वैसे ही निकालेंगे, कैसे, केवल I से मल्टीप्लाई कर देंगे थियरेटिकल डेटा में तो प्रैक्टिकल डेटा निकल जाएगा। अभी मेन टेंशन है I कैसे निकालेंगे, तो ये सीखिए, फिर से मैं क्वेश्चन भी बताता हूँ आपको। अभी हम लोग कैलकुलेशन ऑफ I सीखते हैं। थियरेटिकल सारे डेटा आपको पता है कैसे कैलकुलेट करना है, KF इंटू स्मॉल m, KB इंटू स्मॉल m, पाई ऑब्जर्व क्या, पाई थियरेटिकल CRT। अब मैं आपको I सिखाता हूं, लेकिन I के दो तरीके का अभी होता है, अगर जुड़ेगा तो अलग केस, टूटेगा तो अलग केस। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन ऑफ I हम लोग करते हैं, न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, टेंशन है। कैलकुलेशन ऑफ I यानी वेंट ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे अभी केस है कि मॉलिक्यूल टूट रहा है या जुड़ रहा है, तो पहला हम लोग लिखते हैं फॉर डिसोसिएशन, यानी I फॉर डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट, यानी अगर विलय टूट रहा है, डिसोसिएशन का मतलब है टूटना, तब कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला है अल्फा इक्वल टू I-1 N-1, ये फॉर्मूला है। अब कोई बोलेगा पहले से I नहीं पता था, एक अल्फा भी आ गया इसमें, तो अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, प्रतिशत विघटन। एक्चुअली थोड़ा हिंदी इंग्लिश में इधर डिग्री है, इधर प्रतिशत होता है। और N क्या होता है, नंबर, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, ये होता है N। अब देखिए अगर कह रहा है आपको 50%, अल्फा कह रहा है देखो 50% टूट रहा है, इसका मतलब अल्फा हो गया 0.5। कैसे, आप अल्फा कैसे लिखेंगे, 50/100, तो ये क्या हो गया 0.5। अगर वो कह रहा है इफ 70%, इफ 50% डिसोसिएशन, एक सेकेंड पूरा लैंग्वेज के साथ लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर वो लैंग्वेज में ऐसे कह रहा है 50% डिसोसिएशन हो रहा है, वो कहेगा लैंग्वेज में, तो इसका मतलब है अल्फा 50% है, इसका वैल्यू क्या होगा 50/100 यानी 0.5। अगर वो कह रहा है 60% डिसोसिएशन हो रहा है, यानी 60% टूट रहा है, तो अल्फा कितना हो जाएगा 60/100 यानी 0.6। ये अल्फा आपको पता चल जाएगा। एन कैसे हम बताएंगे वो देखिए, अभी कैलकुलेशन ऑफ एन वो भी सिखाता हूं, कैलकुलेशन ऑफ एन। तो अगर NaCl टूटेगा तो Na प्लस प्लस Cl माइनस, आप बताइए कितने आयन देगा, एक Na एक Cl, तो N का वैल्यू 2। अगर MgCl2 हो तो जब A टूटेगा तो Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, तो टोटल कितने आयन मिल रहे,
1 mg का 2 Cl का 3 अगर AlCl3 हो तो Al3 प्लस 3 Cl माइनस, तो कितना हो गया 3 + 1 4। इसमें बताइए Al2SO4 होल थराइस, इसमें कितने आयन आपको दिख रहे? 5। कैसे? 2Al3 प्लस 3SO4 माइनस 2, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 5। एक और लिखता हूं, एग्जाम में पूछा हुआ है K4FeCN का होल 6। तो इसमें कैसे आपको नहीं पता है, कैपिटल ब्रैकेट से बाहर होता है वहीं सब टूटता है, तो 4K प्लस और एक सारे एक साथ रहेगा FeCN का होल 6 4 माइनस, तो यहाँ पे 4 यहाँ पे 1, तो कितना हो गया 5। तो इस तरह n आप निकाल लेंगे, n निकला रहेगा, अल्फा आपको दिया रहेगा, जैसे अल्फा दिया रहेगा n पता चलेगा, आप यहां से कैलकुलेट करके i निकाल लेंगे। जैसे आपको i पता चलेगा आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व निकाल सकते हैं, क्योंकि i आपको पता चल गया। ये तो हो गया कि अगर टूटा तब। अब मैं बता रहा कि अगर मॉलिक्यूल जुड़ेगा तब कैसे i निकालेंगे। देखिए चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट i फॉर 60% AlCl3। अगर AlCl3 60% टूट रहा है तो I कैसे निकालेंगे? तो अब देखिए अल्फा दे दिया आपको 60% यानी 0.6, AlCl3 आपको पता है तो आप तोड़ेंगे Al3 प्लस 3 Cl माइनस, तो n कितना हो गया 4। अभी AlCl3 है और ये तो आपको पता है कि ये डिसोसिएशन दिखाएगा, वो बोलेगा पूरा क्लियरली। तो हमको पता है कि डिसोसिएशन के लिए अल्फा का फॉर्मूला होता है I-1/n-1। तो अल्फा दे दिया 0.6, एक सेकेंड, तो अल्फा हो गया 0.6 I, एक सेकेंड क्या रे, तो I हमको निकालना है I-1, n कितना हो गया 4, हाँ तो 4 - 1 3 हो गया यहाँ पे, तो 0.6 × 3 = हो गया I-1, तो I-1 = कितना हो गया 6 3 × 18 1.8, तो I कितना हो गया 1 + 1.8, ए जुड़ेगा 2.8, इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2.8। तो इस तरह आप आई निकाले रहेंगे, जैसे आई आपको पता चलेगा, आपको थियोरेटिकल डेटा यहां से निकालना आता है, उसमें आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व, प्रैक्टिकल डेटा निकल जाएगा। समझ गए? यस सर। अभी फिर से, अभी ये तो हो गया टूटने केस, अभी मैं जुड़ने केस बताता हूं। और कुछ जैसे पॉइंट, जैसे आपने बोल दिया 0.8, तो जब भी मॉलिक्यूल टूटेगा तो आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये आपको नोट में लिखवा के देता हूं, टेंशन नहीं। अभी आप सेकेंड केस देखिए, केस 2 फॉर एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट। एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना। अब देखिए इसमें अल्फा का फॉर्मूला है I-1 1/n-1, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, उसमें था n-1, इसमें 1/n-1 है। इसमें भी अल्फा वही है, लेकिन इधर लिखा रहेगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कितना परसेंट जुड़ा है, और n है, n का मतलब क्या है, कितने मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको n का वैल्यू ऐसे बताता हूं, देखिए इधर दे रहा है पॉलीमर, ये पॉलीमर टाइप का ही होता है, और इधर n। अगर आपसे बोलेगा देखो डाइमर बन रहा है, n का मतलब 2, अगर आपसे कह रहा है ट्राइमर बन रहा है तो n का मतलब 3, अगर कह रहा है कि टेट्रामर बन रहा है, 4 जुड़ रहा है, मतलब n 4। और कुछ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहेगा, वो कौन सा क्वेश्चन है,
CH3COOH इन बेंजीन, ऐसा आएगा लिखकर। तभी हमको पता है कि जब भी बेंजीन में CH3COOH लिखे थे वो क्या बनता है, डाइमर। तो N क्या वैल्यू 2। इधर आप बेंजोइक एसिड भी लिख सकते हैं C6H5COOH। ए भी अगर बेंजीन में आ गया तो ए भी बनाता है इधर डाइमर, इसके लिए भी N का वैल्यू 2। तो इसमें से कोई भी आ गया तो डाइमर ट्राइमर नहीं भी कहेगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक का लैंग्वेज है, बुक में दिया है। तो हमको खुद से समझना पड़ता है कि एसिटिक एसिड हो या कोई भी एसिड हो तो वो डाइमर ही बनाएगा। आइदर वो एसिटिक एसिड हो, बेंजोइक एसिड हो या Cl है, इसके अंदर कुछ भी हो तो वो डाइमर ही बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह तो N पता चल गया, अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अगर बोल रहा है 50% आपको तो समझ गया कि अल्फा अच्छा 0.5 है। 75% बोलेगा तो अल्फा कितना है 0.75। चलिए इसके लिए क्वेश्चन कर लेते। कैलकुलेट I फॉर 60% एसोसिएशन ऑफ CH3COOH। चलिए तो अभी हमको समझ गया कि ये CH3COOH जो है वो डाइमर ही बनाता है, डाइमर। तो N का वैल्यू 2 पता चल गया। अल्फा दिया है 60%, इसका मतलब है 0.6। तो अल्फा का फॉर्मूला है I-1 1/n-1। तो अल्फा सुनिए ध्यान से, 0.6 I-1 1/2-1। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा I-1 1 - 2/2। तो ये 0.6 इक्वल टू हो जाएगा I-1 -1/2। इसको बाई क्रॉस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 0.6 -1/2 I-1, यानी 2 3 जा 6 माइनस 0.3 I-1। अब ये माइनस जो इधर प्लस आएगा तो I कितना हो जाएगा 1 - 0.3, यानी क्या आ गया 0.7। तो देखिए लेस देन 1 आ गया, तो फॉर एसोसिएशन जो होगा तो 100% I जो है लेस देन 1 ही आएगा। तो मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल के लिए पॉइंट लिख के दे रहा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, या जो भी डाउट होगा तो आप पूछिए। इंपॉर्टेंस पॉइंट फॉर न्यूमेरिकल, ये बहुत ही मतलब अच्छा है, आपको इतना अगर याद ही होना चाहिए। फॉर डिसोसिएशन, तो जब डिसोसिएशन होगा तो हमको पता है अल्फा का फॉर्मूला I-1 n-1 एंड I इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। I जो है हमेशा 1 से ज्यादा ही होगा। सेकेंड केस फॉर एसोसिएशन, ऑब्जेक्टिव में भी इसमें बहुत काम आता है, सॉरी या ऑब्जेक्टिव में। तो अल्फा का फॉर्मूला है I-1 1/n-1 एंड इसमें जो I होगा वो लेस देन 1 होगा। तो ये बताइए जब टूट रहा है तो 1 ग्रेटर देन 1, जब जुड़ रहा है तो लेस देन 1। तो अगर मॉलिक्यूल टूटे भी नहीं और जुड़े भी नहीं तो उसके लिए I कितना होगा 1। हाँ, कंपाउंड which does not show, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, कंपाउंड विच डज नॉट शो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, तो उसके लिए I इक्वल टू 1। अब हमको कैसे पता चलेगा कोई टूटेगा या जुड़ेगा? तो देखिए इसके लिए फिर से ए पॉइंट लिखता हूं। फॉर आयन, जैसे लाइक आयनिक सॉल्ट है, अगर आयनिक सॉल्ट है, जैसे आपको NaCl दिया है, KCl दिया हुआ है, माइक ऑफ रखिए ना,
K2SO4 दिया हुआ है, Al2SO4 होल थराइस दिया है। ये सारे आयनिक कंपाउंड है। इसका मतलब हमको समझ गया I इज ग्रेटर देन 1। बी केस तो आपको बता दिया, अगर CH3COOH हो, C6H5COOH हो, कोई इसमें Cl लगा दिया, ClCH2COOH हो, तो इसके लिए I लेस देन 1। सी, अब देखिए जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, या आप यूरिया ले लीजिए, यूरिया, ये सब, तो ये सब ना टूटता है ना जुड़ता है, तो I इक्वल टू 1। यानी आप कह सकते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। अगर कोवेलेंट कंपाउंड है विदाउट एसिड, तो उसका जो I का वैल्यू होगा वो 1 होगा, क्योंकि ना टूटेगा ना जुड़ेगा। अब देखिए फोर्थ केस, अगर वो हमसे नहीं कह रहा है कि कितना परसेंट जुड़ेगा कितना परसेंट टूटेगा, तो हमको लेना है अल्फा 100%। इफ अल्फा इज नॉट गिवन, अगर अल्फा वो दिया ही नहीं और हमको पता है कि अरे वो मॉलिक्यूल आयनिक है, टूटेगा या जुड़ेगा, तो उसके लिए जो अल्फा होगा वो 100% या इक्वल टू 1 ले लेना है आपको अपने मन से खुद से। ठीक है? यस सर। हाँ, तो न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आपको ध्यान होना चाहिए। और अगर मॉलिक्यूल जुड़ रहा है तो ऐसे निकालेंगे, मॉलिक्यूल टूट रहा है तो अल्फा ऐसे निकालेंगे, एन कैसे निकालेंगे भी आपको पता चल गया। उस तरीके से आप आई निकाल लेंगे, जैसे आपको आई पता चलेगा तो आप थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व निकाल सकते हैं। चलिए अभी मैं एक दो क्वेश्चन खुद से बताता हूँ, उसके बाद डाउट है तो फिर से आप पूछिए, ताकि अब कंसेप्ट क्लियर होगा। ये लास्ट क्वेश्चन दोनों देखिए ध्यान से आप, 2.40 और 2.41। रुकिए ताकि आपको एक पता चल जाए कि हाँ हमको कैसे पता चलेगा कि कब डिसोसिएशन, कब एसोसिएशन और कब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी चेंज दिखाएगा, तो ये आपको लॉजिक पता चल जाएगा। अभी इसमें आप मेरे को बताइए सोल्यूट कौन सा है, क्या दिख रहा है सोल्यूट आपको? पहले वाले केस में 2.40 में CaCl2 है ना, तो ये सॉल्ट है ना, तो हमको तो पता चल गया टूटेगा, और ये उन्होंने गिफ्ट में डायरेक्ट आई तो दे ही दिया है, टेंशन है खत्म। सेकेंड वाले केस में K2SO4 है, इसका मतलब ये भी टूटेगा, और देखिए दे दिया है एज्यूमिंग दैट इट कंप्लीटली डिसोसिएटेड, यानी अल्फा कितना हो गया 100%। हाँ, तो 2.40 क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है, माइक ऑफ रखिए, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2, यानी CaCl2 का अमाउंट हमको फाइंड करना है, यानी सोल्यूट कितना है ये फाइंड करना है। आई दे दिया हुआ है 2.47, ग्रेटर देन 1 है, मतलब टूट रहा है। डिजॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर, यानी यहाँ पे एक्चुअली 2.5 लीटर ऑफ वाटर दिया हुआ है, या वॉल्यूम दिया हुआ है 2.5 लीटर, वाटर दिया हुआ है, सोल्यूट कम है, तो हम इसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही कहने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है आपको 0.75, पाई दे दिया है 0.75, और टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री से, सॉरी एटीएम है यहाँ पे, और टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कितना हो जाएगा 300। तो 300 केल्विन आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया 0.75 एटीएम, आई दिया हुआ है, ये बोल रहा है अमाउंट निकालो, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये आवाज आ रही? हाँ, अब देखिए ये टूट रहा है, तो हम लोग ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे, पाई जो ऑब्जर्व होगा I इंटू पाई थियोरेटिकल,
तो I इंटू पाई, पाई का फॉर्मूला क्या होता है? CRT। टी दिया है, आर हमको पता है, सी हमको पता नहीं है। तो सी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? यहाँ पे सी क्या है? मोलारिटी है या मोलालिटी? मोलारिटी है। तो क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और इंटू आर इंटू टी इक्वल टू पाई। अब देखिए पाई उसने दिया है 0.75, यूनिट लिख के चलिए। आई हमको पता है, उसने खुद दे दिया है 2.47, तो 2.47। अमाउंट ऑफ सोल्यूट नहीं दिया हुआ है, एक्स मान लिया। मोलर मास, अच्छा CaCl2 का मोलर मास कितना होगा? कैल्शियम का 40 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, इंटू 2, तो 40 प्लस 71 कितना? ये 111 ग्राम हो गया। करेक्ट है? 111 ग्राम, 111। चलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उसने दिया है 2.5 लीटर, 2.5। आर का वैल्यू क्या रखूं? 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, और टेम्परेचर है 300 केल्विन। तो केल्विन से केल्विन कैंसिल, ये जो पूरा डेटा है वो मोल बताएगा, तो मोल कैंसिल, और लीटर या 2.5 लीटर है तो लीटर से लीटर कैंसिल, एटीएम से एटीएम कैंसिल। अब इसका यूनिट है ग्राम, तो आंसर आ जाएगा ग्राम में। तो क्या करेंगे? 0.75, ये बाई क्रॉस कर रहा मैं, 111 2.5, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये वाला डेटा 2.47। कोई कैलसी से कैलकुलेट करके बताइए। 0.0821 अगेन 300, तो ये हो गया आपका x। कितना हो जाएगा? 0.75 इंटू 111 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई, कुछ लोग आंसर भी चेक कीजिए, डिवाइड बाई 0.0821 अगेन डिवाइडेड बाई 300, ये आ रहा है 3.421। x का जो वैल्यू आ रहा है वो 3.421। आंसर कितना है? तो ऐसा हो गया। एक क्वेश्चन समझाऊं कि आप समझ गए? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है, जो वॉल्यूम ऑफ H2O दिया है आपको सॉल्यूशन मानना है, क्योंकि डेंसिटी होगा तो कुछ दिया ही नहीं है। आप ये बताइए, जब CaCl2 3.3 आप 5 ग्राम भी ऐड करेंगे तो डेंसिटी पे चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम 2.5 लीटर दिया हुआ है। अगर आप मान लीजिए 2 लीटर पानी लेंगे और उसमें 10 ग्राम चीनी डाल देंगे तो कुछ डिफरेंस पड़ेगा? नहीं, उसके डेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। चलिए 2.41 क्वेश्चन पढ़िए। ये कह रहा है डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 225 मिलीग्राम ऑफ K2SO4 इन 2 लीटर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। चलिए अभी उल्टा है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर हमको निकालना है, जिसमें मास दिया हुआ है 25, ये क्या दिया हुआ है? 25 मिलीग्राम। हाँ ध्यान देना है, बहुत गड़बड़ है। K2SO4, और देखिए यहाँ पे फिर से बोल दिया 2 लीटर ऑफ वाटर, तो 2.41 में K2SO4 कितना दिया हुआ है? 25 मिलीग्राम। 25 मिलीग्राम यानी 25 इंटू 10⁻³ ग्राम। वॉल्यूम ऑफ H2O जो है वही होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन,
क्योंकि सोल्यूट बहुत ही कम है, 2 लीटर दिया हुआ है। टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कितना? 298 केल्विन। तो टी पता है, वॉल्यूम पता है, सोल्यूट पता है, आई तो नहीं पता, तो हम पहले आई निकालेंगे। अल्फा कितना? 100% या अल्फा इक्वल टू 1, क्योंकि डेटा देखिए वो खुद कह रहा है एज्यूम दैट इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड। तो जब K2SO4 टूटेगा तो कितने N देगा? N का वैल्यू 3। N पता चल गया, अल्फा पता चल गया। अभी हमको पता है अल्फा इक्वल टू I-1 N-1। तो अल्फा आपका 1 है, I-1 N3-1, तो 2 इंटू 1, तो 2 इक्वल टू I-1। इसका मतलब I कितना हो गया? 3। अब फॉर्मूला रखिए, पाई इक्वल टू I इंटू CRT। चलिए, तो I C क्या है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। कोई K2SO4 का मास निकालिए। मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू R इंटू टी। चलिए, तो K2SO4 दिया हुआ है, तो K का कितना होता है? 39 इंटू 2, सल्फर का 32 प्लस 64, कितना आ जाएगा? 174। अब डेटा रखिए, आपने I निकालिया 3, सोल्यूट दिया हुआ है इसने कितना? 25 मिलीग्राम, तो 25 इंटू 10⁻³ मोलर मास 174, वॉल्यूम है 2 लीटर, आर का वैल्यू 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, और टेम्परेचर है 298। बस इसको सोल्व कर लीजिए, बताइए कितना आ रहा है? So 5.27 into 10⁻⁻3। 298 इंटू 0.0821, एक सेकेंड, इंटू 25 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 174 अगेन डिवाइडेड बाई 2, या 5.27। ये आ रहा है 5.27 इंटू 10⁻³ ATM। आंसर कितना है? सही है सर। अब बताइए, अगर किसी को डाउट है इसमें, अब मेरे से पूछिए। 2.40 में वो x क्या हो, तो जो 2.40 में x किसको माने हैं? CaCl2 को, जो निकालना है इसका मास। यही तो पूछा है कि डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2। कितना आंसर है? 0.03 मोल। तो उसको मोल में बदल दो ना। मास जो दिया है यहाँ पे उसको मोल में बदलो। अभी CaCl2 तो 3.421 डिवाइडेड बाई, ये कितना आया? 111, कितना आ जाएगा? 3.421 डिवाइडेड बाई 111 आ तो रहा है 0.030 मोल। ये जो डेटा है वही तो दे रहा है 0.03 मोल, इतना ही है ना? चलिए, और किसी को कुछ डाउट? किसी को कुछ भी डाउट नहीं? नहीं तो आप क्या